So in the last class, we were discussing about the path of charged particle in magnetic field, and we discussed these cases. Given velocity is perpendicular, then the path is circular, and if velocity is at some angle, then path will be a helical path. अब इसमें हम एक ये क्वेश्चन लेते हैं अभी कि अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, and suppose electric field is present in the direction of magnetic field, तब क्या होगा अभी? तो जैसे मान लो भी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इस तरफ, and we throw a charged particle with some velocity v at an angle theta with magnetic field. तो अब इसका पाथ कैसा होगा? तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किस तरफ आएगा? तो v के अगर दो कंपोनेंट्स करें तो v का ये कंपोनेंट v cos थीटा और ये कंपोनेंट v sin थीटा, तो v sin थीटा की वजह से सर्कल में घूमेगा और v cos थीटा की वजह से वो राइट में जाएगा, तो जिससे इसका रिजल्टिंग पाथ जो है वो हेलिकल होते हैं। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है अगर इस तरफ, तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा इस तरफ QE, तो ना जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स आएगा QE, तो फिर इस तरफ एक्सेलरेशन भी आएगी और एक्सेलरेशन आएगी फोर्स अपॉन मास। This is electric force and this is magnetic force. तो अब जो इस तरफ ये फोर्स लगा भी इन द डायरेक्शन ऑफ v cos थीटा, तो फिर इससे जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये बढ़ता जाएगा। सो वेलोसिटी कंपोनेंट along electric field will increase. ठीक है भी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है भी, इस फोर्स का v sin थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स v sin थीटा के परपेंडिकुलर है और जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी v sin थीटा के परपेंडिकुलर है। तो v sin थीटा की वजह से तो सर्कल में घूमेगा ये लाइक दिस, और v cos थीटा की वजह से आगे भी जाएगा, तो इसका रिजल्टिंग पाथ होगा हेलिकल। लेकिन क्योंकि जो v cos थीटा वाली स्पीड है वो बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, तो फिर यहाँ पे पिच की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा टाइम t में, और टाइम t के बाद मान लो ये यहाँ पे पहुंचता है, मतलब यहाँ पे आते हैं ये, तो टाइम t जो होता है भी उसका फार्मूला होता है 2 पाई m अपॉन QB।
So time taken to complete one revolution is independent of velocity. तो एक चक्कर पूरा करने के बाद वो मान लो यहाँ पे आता है, तो फिर ये डिस्टेंस अगर निकालनी हो से d1, तो अप्लाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलोंग x एक्सिस, क्योंकि अब अलोंग x एक्सिस में एक्सेलरेशन भी है और शुरू में वेलोसिटी है v cos थीटा, तो फिर d1 हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u की वैल्यू v cos थीटा इंटू t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आ जाएगी पहली पिच, फर्स्ट पिच। उसके बाद फिर मान लो सेकंड रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा, तो सेकंड रिवोल्यूशन जब स्टार्ट होगा तो वेलोसिटी कुछ बढ़ चुकी होगी, इसकी स्पीड कुछ बढ़ चुकी होगी, तो फिर वो सेकंड रिवोल्यूशन में जो पिच ट्रेवल करेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब सेकंड रिवोल्यूशन के बाद यहाँ पे आते हैं, तो फ्री हो जाएगी सेकंड पिच से d2, तो टोटल टाइम यहाँ तक हो गया 2t, यहाँ तक टाइम t था, यहाँ तक 2t था, तो यहाँ तक 2t हो जाएगा। तो अगर हमने सपोज d2 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम d1 प्लस d2 निकाल लेते हैं, उसमें से d1 को माइनस कर देंगे, तो d1 प्लस d2 डिस्टेंस से ट्रेवल करने के लिए टाइम लगा 2t, तो d1 प्लस d2 इनिशियल वेलोसिटी v cos थीटा और टाइम 2t, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम 2t, एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस d1 प्लस d2, इनिशियल वेलोसिटी v cos थीटा, टाइम टेकन इज 2t प्लस हाफ a इंटू टाइम का स्क्वायर। और 2 माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ से d2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और d2 की वैल्यू d1 से ज़्यादा होगी भाई, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरफ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो फिर सेम टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है जी, देखो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होने का टाइम तो सेम ही रहेगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अब क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो फिर सेम टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा, तो ऐसे ही मान लो फिर 3t टाइम पे वो यहाँ पे पहुँचता है, तो फ्री हो जाएगी थर्ड पिच d3, तो d3 d2 से भी ज़्यादा होगी, तो फिर ये बेसिकली जो होगा पाथ, ये होगा हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। So this will be helical path with increasing pitch। ठीक है जी, लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट होता, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ होता, तो फिर ये स्पीड कम होती जाती और फिर पिच की वैल्यू डिक्रीज करती जाती, तो फिर हो जाएगा हेलिकल पाथ विद डिक्रीजिंग पिच। फिर किसी टाइम पे v cos थीटा 0 हो जाएगा और फिर पार्टिकल वापस चल पड़ेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर इसमें पाथ ऐसे हो जाएगा, मतलब पहले ऐसे होएगा,
फिर जहाँ पे v cos थीटा वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो फिर वापस चल पड़ेगा और फिर पिच बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका पाथ होगा, पहले तो होगा डिक्रीजिंग पिच का और बाद में इंक्रीजिंग पिच का। ठीक है, और अगर इसमें हमने जो फर्स्ट केस था जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, इसमें अगर हमने सपोज जो nth पिच है उसकी वैल्यू निकालनी हो तो nth पिच हो जाएगी, जैसे हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे +1 में काइनेमेटिक्स में, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो वो होता था u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो u की जगह v cos थीटा आ गया, ये होता था भी फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो u की जगह पे v cos थीटा आ जाएगा और एक्सेलरेशन की जगह पे QE/m। बाकी जो v sin थीटा वाला कंपोनेंट है भी उसकी वजह से वो सर्कल में घूमता रहेगा, बस v sin थीटा की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी, बट इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही फोर्सेज, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों ही इसके परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दोनों फोर्सेज परपेंडिकुलर हैं तो फिर वो केवल इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है भी, तो फिर ये इस तरह का पाथ हो जाएगा भी। तो फाइनली भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर उस केस में जो पाथ होगा वो हेलिकल पाथ हो जाएगा विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पिच। ठीक है भी, अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो भी, क्वेश्चन नंबर 18 इसके ऊपर। तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। In a certain region of space, uniform electric field minus E naught k cap and magnetic field k cap are present. At time t equal to 0, a particle of mass m and charge q is given a velocity v naught j cap plus v naught k cap. तो अभी हम ऐसा करते हैं कि अगर हम z डायरेक्शन इस तरफ ले लें और y डायरेक्शन ऊपर ले लें, तो फिर जो x डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ हो जाएगी, तो x हो जाएगी अंदर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस के कैप में, यानी इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बी नॉट। At time t equal to 0, a particle of mass m and charge q is given a velocity v naught j cap। तो यानी v naught वेलोसिटी इस तरफ दी और v naught इस तरफ दी। Find the minimum speed of the particle and the time when it happens। तो एक बार खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को भी, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करो। अब देखो यहाँ पे भी लेट्स सी हाउ टू डू इट। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है अलोंग जेड एक्सिस, और वेलोसिटी v नॉट y में है और z में है। और देखो ये वाली वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है,
तो फिर इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा इसकी वजह से। और फिर अगर आप V क्रॉस B निकालो तो V क्रॉस B आएगा अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा अंदर की तरफ, और उसकी वजह से ये सर्कल में घूमेगा, और उस सर्कल की रेडियस होगी mv/qb। इसके अलावा इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा भी इस तरफ, QE, तो जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा इस तरफ, QE/m। ठीक है भी। अब ये एक्सेलरेशन इस वाली वेलोसिटी के अपोजिट है भी, सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन अब ये वाली स्पीड कम होती जाएगी। देखो जो ये वाली वेलोसिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही इसके परपेंडिकुलर हैं, तो फिर इस वाली स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी केवल डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, और इसकी वजह से सर्कल में घूमता रहेगा, तो इसके ऊपर किसी फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब केवल डायरेक्शन चेंज होगी, बट इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो ये वाली स्पीड तो v0 ही रहेगी, लेकिन जो ये वाली स्पीड है भी v0, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके अपोजिट है, तो ये वाली स्पीड कम होती जाएगी। तो फिर ये जो पाथ आएगा ये हेलिकल पाथ होएगा विद डिक्रीजिंग पिच, और किसी इंस्टेंट पे जब ये स्पीड 0 हो जाएगी तो उस समय इसकी वेलोसिटी होगी मिनिमम, केवल फिर ये वाली स्पीड बचेगी। तो यानी ये हेलिकल पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा इस टाइप से विद डिक्रीजिंग पिच, और फिर जब इस तरफ वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो फिर पार्टिकल वापस आना शुरू कर देगी। तो जब जेड डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो केवल ये वाली वेलोसिटी बचेगी, और फ्री हो जाएगी मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि जब तक जेड डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 नहीं होगी, मान लो किसी टाइम जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी vz, तो फिर नेट वेलोसिटी हो जाएगी इन दोनों का रिजल्टेंट, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी √v0² प्लस vz², क्योंकि v0 और vz आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो फिर v नेट मिनिमम कब होगी, तो v नेट मिनिमम होगी जब vz 0 हो जाएगा, तो v नेट इज मिनिमम when vz is becomes 0। और वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस किसी टाइम पे हो जाएगी v = u + at से, शुरू में v0 थी, एक्सेलरेशन -a आ जाएगा टाइम t, तो इसको 0 पुट कर दिया, तो ऐसे टाइम आ जाएगा v0/a, a की वैल्यू पुट कर दो, तो ये टाइम का आंसर आ जाएगा भी। और मिनिमम स्पीड हो जाएगी v0 की, vz को 0 पुट कर देंगे तो मिनिमम स्पीड आ जाएगी v0। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पॉइंट है भी, हमने जो अभी ये फोर्सेस वगैरह स्टडी करे हैं, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो उनका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो जैसे वेलोसिटी फिल्टर, तो वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है अभी, तो बेसिकली मान लो हमारे पास एक बीम है चार्ज पार्टिकल्स की, जिसमें सपोज दैट बीम कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस हैविंग डिफरेंट मासेस, डिफरेंट वेलोसिटीज। तो उनमें से अगर हमने मतलब वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो सपोज वी हैव टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ a particular velocity from those charge particles, तो such a device which can select
the charged particles of a particular velocity from given charges. So that device is known as velocity filter. So basically it is an arrangement of cross electric and magnetic field क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. So it is an arrangement of cross electric and magnetic fields in a region which help us to select charges of given velocity from a beam of charged particles. Irrespective of their charge and mass. तो देखो इसमें क्या होता है अभी. तो मान लो एक ये बीम आ रही है चार्ज पार्टिकल्स की. So this is a beam of charged particles. इसमें काफी तरह के चार्ज प्रेजेंट हो सकते हैं जिनकी वेलोसिटी अलग हो सकती है, जिनके चार्जेस की वैल्यू भी अलग हो सकती है, मासेस की वैल्यू भी अलग हो सकती है. और मान लो ये कोई रीजन है यहाँ पे, तो सपोज इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है से बाहर की तरफ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है से ऊपर की तरफ. तो जैसे ही कोई चार्ज इस रीजन में एंटर करेगा तो मान लो कोई चार्ज यहाँ पे आता है जिसका चार्ज Q है और जिसकी वेलोसिटी V है. तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा ऊपर की तरफ जिसकी वैल्यू होगी QE, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा QVB साइन थीटा. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है QVB साइन थीटा, बट थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री है. तो साइन 91 हो जाएगा. तो फोर्स आएगा QVB और ये फोर्स आएगा V क्रॉस B की डायरेक्शन में, और V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ क्योंकि B बाहर है, V इस तरफ है, तो V क्रॉस B नीचे हो जाएगा. यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है QVB ये लगेगा नीचे की तरफ. ठीक है भी. अब देखो भी चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर
और मैग्नेटिक फोर्स नीचे। अगर मान लो दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं, इफ क्यू वी बी इक्वल टू क्यू ई, अगर दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं फॉर सम वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी ई अपॉन बी। तो अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है भी, तो नेट फोर्स 0 हो गया। एंड द चार्ज पार्टिकल विल पास अनडिफ्लेक्टेड, तो ये सीधा ही निकल जाएगा यहाँ से क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है। सो दिस चार्ज पार्टिकल विल पास थ्रू दिस रीजन अनडिफ्लेक्टेड। passes through this region undeflected, तो वो सीधा यहाँ से बाहर निकल जाएगा चार्ज पार्टिकल, जिसकी वेलोसिटी ई अपॉन बी के बराबर होगी। लेकिन मान लो जिस चार्ज की वेलोसिटी v से कम है या v से ज़्यादा हुई, तो मान लो जिस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ई अपॉन बी से ज़्यादा हुई, तो उस पर फिर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, तो उस पर नेट फोर्स आएगा नीचे की तरफ और वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। और जिसकी वेलोसिटी ई अपॉन बी से कम होगी, तो उस पर फिर मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और वो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमें वही चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे जिनकी वेलोसिटी ई अपॉन बी के इक्वल होगी। ठीक है भी। सो इन दिस वे वी कैन सिलेक्ट द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ ए पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसकी वैल्यू होगी ई अपॉन बी। तो जिन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी, तो वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो जो भी चार्ज हमें यहाँ मिलेंगे, तो इनके चार्ज की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, इनके मासेस की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज एंड मास। तो इनके चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, मासेस की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी इन सभी चार्ज पार्टिकल्स की सेम होगी, विच इज इक्वल टू ई अपॉन बी। ठीक है भी। तो ये था भी हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर। फिर ऐसे भी नेक्स्ट डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो which is used to measure the masses of small ions. Used to measure the masses of ions. तो इसमें देखो भी क्या होता है, इसमें मान लो कुछ अरेंजमेंट होता है। ये सपोज ये कोई रीजन है इस लाइन के राइट में, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है से बी in cross direction suppose, and suppose a charge particle is coming with some velocity v, जिसका मास हमने पता लगाना है, इसकी वेलोसिटी हमें मालूम है, इसका चार्ज कितना है वो मालूम है हमें, हमने इसके मास की वैल्यू पता लगानी है, इसका मास कितना होगा। तो मान लो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एंटर करेगा,
तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा QVB, जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, मतलब कि फोर्स लगेगा V क्रॉस B के डायरेक्शन में, तो V क्रॉस B आएगा ऊपर की तरफ, तो फिर ऐसे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और फिर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देगा, लाइक दिस। और इसका सर्कल का सेंटर यहाँ पे होगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द हाफ सर्कल इट विल कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, और जैसे ही फील्ड से बाहर निकलेगा तो फिर इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा, एंड देन इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो जब तक वो फील्ड के अंदर रहेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता रहेगा और वो सर्कल में घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो फील्ड से बाहर आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा, एंड देन इट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हाफ सर्कल कंप्लीट करके फील्ड से बाहर आएगा, लेकिन फील्ड से जस्ट बाहर आने से पहले अगर हम यहाँ पे कोई एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दें यहाँ पे भी, तो मान लीजिए कोई फोटोग्राफिक प्लेट है, तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहाँ टकराएगा इस प्लेट पे, तो इट विल प्रोड्यूस सम ब्राइटनेस, इट विल प्रोड्यूस सम इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे एक चमक पैदा होगी, तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि चार्ज पार्टिकल कहाँ पे टकराया है, और फिर हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस होगा इस सर्कल के डायमीटर के इक्वल, तो फिर वहां से हमें सर्कल की रेडियस पता लग जाएगी। मान लो डिस्टेंस अगर d है तो फिर r की वैल्यू हो जाएगी d/2, और r की वैल्यू होती है भी mv/qb। ये हमने पिछले वीडियो में किया था, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू होती है mv/qb। ठीक है भी। तो अब हमने m निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके तो यहाँ से m आ जाएगा qb d/2v। तो बाकी हमें सब कुछ मालूम है भी, q मालूम है, b मालूम है, v मालूम है, d यहाँ से निकाल लेंगे। तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। So in this way we can find the masses of ions। इस वाले स्पेक्ट्रोग्राफ को बोलते हैं अभी बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये बेन ब्रिज ने बनाया था, तो दैट इज नोन एज बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है। इसके बाद भी नेक्स्ट डिवाइस है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होते हैं देखो, तो इट इज a device to accelerate positively charged particles like protons, neutrons, etc. It is a device to accelerate charged particles
like proton, neutron, alpha particles, etc. इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है अभी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स। तो इसका प्रिंसिपल ये होता है कि भी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं they can be accelerated to sufficiently high speeds by using a small electric field by passing them again and again that electric field with the use of magnetic field। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि चार्ज पार्टिकल्स यानी मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से चार्ज को घुमा घुमा के अगर बार बार उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करें तो हर बार उसकी स्पीड कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी और फिर उसको हम हाई स्पीड तक एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो चार्ज पार्टिकल्स can be accelerated to sufficiently high speeds by using small electric field by passing the charge time and again through that electric field with the use of some magnetic field। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है अभी, इसमें भी ये दो मेटेलिक डिस्क होती हैं, हाफ हाफ डिस्क होती हैं, तो having a small gap in between। तो एक ये मेटेलिक डिस्क है और दूसरी ये मेटेलिक डिस्क है, इनको डी बोलते हैं भी, डीज। तो मान लो ये D1 और ये D2 एंड देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन देम, और ये डी अंदर से होलो होती है अभी, तो D1 D2 क्या हो गई, होलो मेटेलिक डिस्क्स। और ये अंदर से होलो होती है एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज कनेक्टेड। तो जिसकी वोल्टेज करीबन 10 की पावर 4 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी अराउंड 10 की पावर 7 हर्ट्स।
तो ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, यानी इसकी पोलैरिटी बदलती रहती है. तो समटाइम्स दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव, एंड अदर टाइम्स दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव. और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10⁴ वोल्ट के ऑर्डर का होता है. And this whole system is kept in a magnetic field. And suppose magnetic field is perpendicular to the plane of disks. तो ये है भी ठीक है. तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है. अब देखो ये काम कैसे करते हैं. तो जिस चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट करना है उसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं. तो सपोज हमने किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख दिया एंड सपोज अब ये वाली साइड पॉजिटिव है और ये वाली साइड नेगेटिव है. तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ from positive to negative side, and this electric field will apply force on the charge in this direction. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी रीजन में होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बिकॉज वी नो दैट इनसाइड मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इनसाइड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी रीजन में होगा. तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगेगा और जब यहाँ तक पहुंचेगा चार्ज तो ये कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा. तो मान लो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है तो इसकी कुछ वेलोसिटी v हो जाती है और अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस तरफ v क्रॉस b, तो जिससे फिर इस सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देगा ऐसे. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ सर्कल इट विल कम आउट, और इस सर्कल की रेडियस होगी r इक्वल टू mv/qb. और जो टाइम लगेगा, जैसे टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, ये टाइम होता है एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने का. तो हाफ सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो इसका आधा लग जाएगा t/2. और जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो टाइमिंग इस तरह से सेट कर रखी होती है कि यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, यानी अब ये साइड पॉजिटिव हो जाए और ये साइड नेगेटिव हो जाए. ठीक है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा इस गैप पे तो पोलैरिटी रिवर्स होगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा. तो फिर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी. So it will enter into the disk d1 with some increased velocity. तो वेलोसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो फिर इसकी रेडियस भी बढ़ जाएगी. तो नाउ इट विल मूव इन अ सर्कल ऑफ लार्जर रेडियस. लेकिन इसको हाफ सर्कल कंप्लीट करने में टाइम उतना ही लगेगा, बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. तो टाइम उतना ही लगेगा यहाँ तक आने में. तो फिर सेम टाइम में अगेन फिर यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो ऑसिलेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, इसका टाइम पीरियड फिक्स्ड है. तो इस तरह से इसकी सेटिंग, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं कि हर टाइम t/2 के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए. तो फिर से ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ये साइड नेगेटिव हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, और फिर जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लगेगा, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी. यहाँ तक आते आते स्पीड बढ़ जाएगी तो फिर ये और ज़्यादा बड़े सर्कल में घूमेगा ऐसे,
और जैसे यहाँ पहुंचेगा तो फिर अगेन पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो फिर स्पीड बढ़ जाएगी। तो फिर ऐसे घूमते घूमते इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसका सर्कल बढ़ता जाएगा, स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, लाइक दिस। एंड आफ्टर इट gains sufficient velocity, फिर यहाँ पे कोई विंडो होगी भी, और यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं कोई ये, तो फिर यहाँ से चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल लेंगे, और कोई टारगेट है मान लो यहाँ पे, जिसको हमने हिट करना है चार्ज पार्टिकल से, तो उस पर हिट करवा सकते हैं, मे बी टू कैरी आउट सम रिएक्शन। ठीक है भी, तो ये इसका पर्पज होता है। तो इस तरह से भी हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा के उसको फिर जहाँ पे भी हिट करना है तो वहाँ पे हिट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इसमें भी हमने अगर ये बताना हो कि चार्ज पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, तो मान लो किसी टाइम पे जब इसकी रेडियस कुछ आर है सर्कल की, तो उस टाइम पे स्पीड हो जाएगी क्यू बी आर अपॉन एम, और उस टाइम पर के हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। एंड व्हाट कैन बी मैक्सिमम के, मैक्सिमम के चार्ज पार्टिकल की क्या हो सकती है? तो मैक्सिमम के होगी जब आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, बाकी सारे क्वांटिटीज तो फिक्स्ड हैं भी, और आर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्क इटसेल्फ। तो मान लो जो डीज हैं इनकी रेडियस है कैपिटल आर, तो जब आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी मैक्सिमम, तो तब के हो जाएगी मैक्सिमम। तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये हो जाएगा। सो दिस इज मैक्सिमम के अप टू विच a charged particle can be accelerated। ठीक है भी, तो अभी हमने क्वेश्चन किया था साइक्लोट्रॉन का, वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। तो ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, तो सेकंड पार्ट है रेडियस ऑफ इट्स डीज 60 सेंटीमीटर, तो ये कैपिटल आर है अभी। तो व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटर, तो इसका ये वाला सोल्यूशन हो जाएगा अभी, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। जैसे वेलोसिटी होती है ओमेगा आर, तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो फिर वी मैक्सिमम हो जाएगा 2 पाई एफ आर, आर को पुट कर दोगे कैपिटल आर, और फिर के मैक्सिमम आ जाएगी हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो वी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, और फिर आगे सॉल्व करके ये आ जाएगा। ये आंसर आपका आएगा जूल में आएगा पहले, इसको फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -13 से, बिकॉज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -13 जूल। ठीक है,
मतलब बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और 1 मेगा का मतलब है 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो फिर जूल को अगर कन्वर्ट करना हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1 जूल आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। इसके अलावा भी इसके बाद साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड तो वही होगा जो हमने किया था। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2πm/QB। इसके बाद अभी इसके लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है कि भाई we cannot accelerate neutral particles like neutrons. Neutral particles cannot be accelerated. क्योंकि उन पे चार्ज नहीं है तो उन पे कोई फोर्स नहीं आएगा, तो फिर न्यूट्रल पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। सेकंड है भी जो काफ़ी लाइट पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, हालांकि चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, बट फिर भी हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। लाइट पार्टिकल्स like electrons can't be accelerated. तो उसका रीजन ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि काफ़ी हल्का होता है तो वो जल्दी ही हाई स्पीड गेन कर लेता है, और जब उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, वी नो दैट मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड फ्रॉम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो मास होता है भी m0 अपॉन √1 - v² यानी कोई अगर कोई पार्टिकल मास जिसका रेस्ट मास m0 है वो स्पीड v से जा रहा हो तो उसका जो मास होता है वो बदल जाता है, मास बढ़ जाता है, मतलब उसका सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, तो मास इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा जैसे ही वो स्पीड पकड़ेगा तो उसका मास बढ़ जाएगा। और मास बढ़ने से क्या होगा भी, मास बढ़ने से फिर उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड बढ़ने से फिर वो जो गैप है तो गैप पे वो फिर ठीक टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ये तो अपना उसी टाइम पे अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा, लेकिन क्योंकि टाइम बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का तो फिर ये उसी टाइम पे जो है गैप पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर किसी चार्ज को फर्दर एक्सेलरेट होना है तो ठीक उसी टाइम पे वो गैप पे आना चाहिए जब यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो रही है। बट मास बढ़ने की वजह से उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो फिर वो टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है भी, यानी ठीक उसी टाइम पे
गैप पे नहीं पहुंच पाएगा जब पोलैरिटी चेंज हो रही होगी, तो फिर वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, तो ये इसका रीजन है कि हम इलेक्ट्रॉन वगैरह को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका तीसरा वो है भी, तीसरा जो है कि इसमें हम आयंस को एक लिमिट तक ही एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आयंस कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। तो ये हमारा हो गया अभी साइक्लोट्रॉन। अब चलो अभी कुछ और क्वेश्चन से करते हैं। जैसे हमने देखा कि भाई अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि मान लो इस लाइन के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ कोई फील्ड नहीं है, और हमने एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से फील्ड के अंदर थ्रो किया किसी वेलोसिटी v से, then this charge particle comes out of a magnetic field after completing the half circle, वो यहाँ से बाहर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी, अगर हम किसी एंगल थीटा पे फेंकें अगर इस लाइन से, तो फिर क्या होगा भाई। मान लो एक लाइन है, इसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और हमने किसी चार्ज को यहाँ पे किसी एंगल थीटा से इसमें एंटर किया, तो एंटर होते वक्त मान लो इसकी स्पीड v है, चार्ज मान लो q, तो यहाँ पे अब इसका पाथ किस टाइप का होगा भी। तो देखो जब ये चार्ज एंटर करेगा तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, तो पाथ तो सर्कुलर ही होगा। और एंटर करते वक्त अगर आप फोर्स निकालो v क्रॉस b का, तो फोर्स आएगा इस तरफ। ठीक है भी, तो फोर्स आएगा इस तरफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो फिर जो चार्ज पार्टिकल है भी वो ऐसे सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देगा जिसका सेंटर इस लाइन पे कहीं होगा। मान लो सेंटर यहाँ पे है, क्योंकि जो फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ लगता होता है। तो चार्ज पार्टिकल कुछ इस टाइप के सर्कल में घूमना शुरू कर देगा भी, और ऐसे घूमता हुआ जब यहाँ पे आएगा, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा भी, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी अब, और फिर जब फील्ड से बाहर निकल जाएगा तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा और फिर ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो बस इतने पार्ट के लिए वो सर्कल में घूमेगा। मान लो ये पॉइंट है एम और ये एन है, तो एम से एन तक
के लिए वो सर्कल में घूमेगा, उसके बाद वो फील्ड से बाहर निकल जाएगा। तो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, एक छोटा सा पार्ट सर्कल का कंप्लीट करेगा। और जस्ट बाहर निकलने से पहले फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, और ये फोर्स भी सेंटर की तरफ ही होना चाहिए। अगर आप V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालो तो इस तरफ आएगी। तो ये सेंटर हो गया, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये सेंटर और ये रेडियस। और R की वैल्यू होगी mv/qb। और ये सेम एंगल पे ही बाहर आएगा भी, ठीक है, बिकॉज जो mn है वो एक कोड हो गई सर्कल की। तो mn इज कोड ऑफ सर्कल, और कोड दोनों तरफ सेम एंगल बनाती है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और अगर आपने डिस्टेंस mn निकालनी है कि कितना डिस्टेंस पे जाके वो बाहर आएगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ये एंगल थीटा, तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा भी, ये भी थीटा हो जाएगा। तो फिर ये पॉइंट अगर P मान लो, तो P विल बी मिड पॉइंट ऑफ mn। तो फिर ये डिस्टेंस हो जाएगी r साइन थीटा, और ये डिस्टेंस भी r साइन थीटा। तो फिर mn की वैल्यू हो जाएगी 2r साइन थीटा, ठीक है। और अगर ये निकालना हो भी m से n जाने का टाइम कितना लगेगा, तो ये भी आप निकाल सकते हो। देखो पूरा सर्कल कंप्लीट करने का जो टाइम होता है वो होता है 2πm/qb। और पूरे सर्कल में जो एंगल कवर होता है वो 2π का एंगल कवर होता है। और m से n जाने में जो एंगल कवर हुआ वो एंगल कवर हुआ 2 थीटा का। तो जो mn आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 2 थीटा। तो फिर m से n जाने का टाइम अगर मान लो t है, तो फिर इसे आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो कि भाई 2π एंगल ट्रेवल करने में टाइम t लगता है, तो 1 में t/2π, और 2 थीटा ट्रेवल करने में टाइम t लगता है, तो t की वैल्यू हो जाएगी t/2π इंटू 2 थीटा। तो आपको t मालूम है, थीटा आपको दिया होगा, तो फिर यहाँ से आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है भी, ऑब्जेक्टिव के अंदर है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3-4। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो भी, ठीक है। पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। आज वन मोर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है भी, मान लो ये कोई रीजन है जहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड B प्रेजेंट है, और B अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड केवल इसी रीजन में है, यहाँ पे फील्ड 0 है और यहाँ पे फील्ड 0 है। मान लो कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर करता है अभी स्पीड v से, चार्ज q मास m। तो जैसे वो एंटर करेगा तो उस पर ऐसे फोर्स लगेगा v क्रॉस b का, और फिर वो ऐसे सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देगा।
तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है अभी। एक तो ये कि अगर मान लो ये इसका सर्कल थोड़ी कम रेडियस का है, तो फिर वो ऐसे हाफ सर्कल करके बाहर आ जाएगा, और ये इसकी रेडियस होगी। और ये मान लो डी है, यानी अगर आर की वैल्यू जैसे होती है एम वी अपॉन क्यू बी, तो अगर एम वी अपॉन क्यू बी की वैल्यू डी से कम है, तो फिर ये हाफ सर्कल कंप्लीट करके बाहर आ जाएगा। तो अभी अगर डी की वैल्यू आर से ज़्यादा है, तब तो ये हाफ सर्कल कंप्लीट करके बाहर आएगा। लेकिन अगर मान लो डी की वैल्यू आर से कम है, इफ डी इज लेस देन आर, तब क्या होगा भी? तो फिर वो दूसरी साइड से बाहर आएगा, यानी फिर कुछ इस तरह से होगा पाथ। तो फिर वो कुछ ऐसे जाएगा भी, और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, से एंगल थीटा पे, और फिर फाइनली यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जैसे ही बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा, एंड देन इट विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो आपने इसमें ये बताना है कि वो कितने एंगल पे बाहर रहेगा, एट व्हाट एंगल with its initial velocity it will come out। तो अभी आपने एंगल थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो एक बार खुद ट्राई करो इसको भी, कैसे कर सकते हो। तो चलो देखते हैं भी। देखो जस्ट बाहर आने से पहले उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो फिर फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। वी क्रॉस भी अगर निकालो तो इस तरफ आएगा फोर्स, और फोर्स से लगता होता है कि सेंटर की तरफ। तो स्टार्टिंग में फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये फोर्स भी सेंटर की तरफ होना चाहिए, और ये वाला फोर्स भी सेंटर की तरफ होना चाहिए। यानी फिर दोनों ये लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो फिर ये हो जाएगा सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। ठीक है भी। और इसकी रेडियस होगी ये आर, और ये भी आर हो जाएगी, और आर की वैल्यू होगी एम वी अपॉन क्यू बी। और ये एंगल अगर थीटा है, तो एक लाइन अगर डालें यहाँ से, ये थीटा है तो ये 90 है, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये फिर थीटा हो जाएगा। ये मान लो पॉइंट पी, ये मान लो क्यू, ये डिस्टेंस डी के बराबर है। ठीक है। देखो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और फिर ये थीटा हो जाएगा। तो हमने एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ क्यू पी, तो अब इस ट्रायंगल से जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो होगी डी अपॉन आर। तो आर की वैल्यू पुट कर दो, एम वी अपॉन क्यू बी। तो फिर यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा थीटा। तो थीटा इज साइन इनवर्स क्यू बी डी अपॉन
mv। तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर फाइनली इस एंगल पे चार्ज पार्टिकल दूसरी साइड से बाहर आएगा। ठीक है भी। इसके बाद एक ये क्वेश्चन करो भी, क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 8 पे, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट को। एक बार इसको आप खुद ट्राई करो। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सी। तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। A particle of charge plus q and mass m moving under the influence of a uniform electric field E I cap, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी along x axis, and a uniform magnetic field B K cap, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ along z axis, follows trajectory from P to Q as shown in the figure। यानी एक चार्ज पार्टिकल पॉइंट P पे एंटर करता है विद वेलोसिटी v। तो चलो देखते हैं कि पॉइंट P पे क्या फोर्स आएगा। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस तरफ आएगा भी, Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स आएगा V क्रॉस B की डायरेक्शन में, तो V क्रॉस B यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा, तो जिसकी वजह से फिर इसका पाथ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा और फिर ये ऐसे पाथ इसका बेंड हो जाएगा, और फाइनली जब ये पॉइंट Q पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2v नीचे की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो उसमें पहला पहले ऑप्शन में ई की वैल्यू दी हुई है कि ई की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, अब ये कैसे निकालोगी। देखो P से Q का जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो निकालें हम, तो P से Q का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। एस, और इसकी वैल्यू होगी 2a_i एंड a-j। तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं अभी, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो मान लो चार्ज पार्टिकल जब कहीं पे भी है, बीच में कहीं पे भी है, मान लो यहाँ पे है, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी उस टाइम, और इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा सेम रहेगा, इस तरफ रहेगा Q इंटू ई, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू बदलती जाएगी क्योंकि स्पीड की वैल्यू चेंज होती जाएगी, स्पीड की डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। तो अगर आप इस पॉइंट पे मान लो स्पीड यहाँ पे कुछ v प्राइम हो गई है, तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालो तो v क्रॉस b की डायरेक्शन अब इस तरफ आएगी एंगल पे, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा यहाँ पे, यानी इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक फोर्स है भी वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा,
और मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती रहेंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यू ई वो हमेशा एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही लगेगा और उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो क्यू ई रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्यू ई आई कैप यानी हमेशा एक्स डायरेक्शन में लगता रहेगा, बट जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है भी वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। तो फिर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। ये हमने किया था पिछली वीडियो में कि मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं करता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, तो उसकी पावर जीरो होती है, तो उसका वर्क भी जीरो हो जाएगा। तो हेयर वर्क इज डन ओनली बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हेयर वर्क इज डन ओनली बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। So work is done only by इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो वर्क हो जाएगा एफ डॉट एस। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स हो जाए तो वर्क हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल के हाफ एम टू वी स्क्वायर, इनिशियल के हाफ एम वी स्क्वायर। तो भी एफ डॉट एस की वैल्यू आ जाएगी, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे का तो यहाँ पे है नहीं, वो जीरो हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा क्यू ई इंटू टू ए। और ये आ जाएगा हाफ एम इंटू थ्री वी स्क्वायर। तो अब यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 3/4 एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, तो फिर ये हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमने बताना है नॉट करेक्ट। सो दिस इज नॉट अवर आंसर। इसके बाद भी सेकंड पॉइंट अगर देखें, रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज दिस। तो रेट ऑफ वर्क डन यानी पावर, और पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो फिर पावर हो जाएगी पॉइंट पी पे फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स होगा क्यू इंटू ई इंटू वेलोसिटी। तो ये वैल्यू पुट कर दोगी ई की यहाँ पे। तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये आएगा 3/4 एम वी क्यूब अपॉन ए। तो ये वाला आंसर भी करेक्ट है। सो दिस इज नॉट अवर आंसर। फिर पार्ट सी देखें भी, पॉइंट ऑप्शन सी, रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज जीरो। तो ये आंसर गलत हो जाएगा अभी, क्योंकि रेट ऑफ वर्क डन एट पी तो ये है, तो जीरो तो नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, सो दिस इज अवर आंसर। अब डी और चेक कर लेते हैं अभी। रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ फील्ड्स एट क्यू इज जीरो। देखो हमने पॉइंट पी पे जो पावर निकाली थी, ये पावर है, तो पावर होती है अभी एफ डॉट वी यानी एफ वी कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो पावर आ जाएगी एफ इंटू वी। लेकिन अगर पॉइंट क्यू पे हम देखें,
पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ आएगा क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स वी क्रॉस बी डायरेक्शन में होता है तो वो इस तरफ आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हैं, यानी थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो हो जाएगा तो फिर दोनों की पावर जीरो हो जाएगी। तो रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ फील्ड्स एट क्यू इज जीरो। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, सो दिस इज नॉट अवर आंसर। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, एंड रिमेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। अब आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे भी क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई कर सकते हो, ये 35 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 31 कर सकते हो ट्राई, और ये कर सकते हो हेलिकल पाथ वाला। क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई कर सकते हो, और ये शुरू के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है भी, चलो भी ठीक है, ओके, थैंक यू।